पिछले वीडियो में हम देख रहे थे आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को। रासो काव्य की बहुलता के अंतर्गत हमने उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब उसी क्रम में आगे अगला है ऐतिहासिकता एवं प्रामाणिकता का अभाव। रासो काव्य की रचना सामान्यतः आश्रयदाता कवियों के द्वारा हुई, लेकिन ये रचनाएं इतिहास के तथ्यों एवं प्रमाणों की दृष्टि से प्रायः बहुत अविश्वसनीय मानी गई हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिकता एवं प्रामाणिकता की दृष्टि से सर्वाधिक संदिग्ध काव्य माना गया है। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। परिणामतः इन ग्रंथों में से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। चौथा है भाषिक संक्रमण। आदिकाल की काव्य भाषा ना तो पूरी तरह साहित्यिक अपभ्रंश की भाषा है और ना ही हिंदी की। पांचवा, छंदों की विविधता। आदिकाल के काव्य में छंदों का वैविध्य भी पर्याप्त मात्रा में लक्षित होता है। नाथों और सिद्धों तथा जैन कवियों ने सामान्यतः दोहा और पदों का प्रयोग किया है, जबकि रासो काव्यों में तोटक, तोमर, उल्लाला, रोला, कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग किया गया। छंदों की विविधता के कारण ही चंद बरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रासो के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। अगला है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है, उसे डिंगल नाम दिया गया। इसी प्रकार अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है। श्रृंगार और कोमल भावनाओं वाले प्रसंग में पिंगल शैली तथा वीर रस के वर्णन में डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। आगे है काव्य रूप। काव्य रूप से दृष्टि से आदिकाल में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचना हुई है। रासो काव्यों की रचना प्रबंध शैली में हुई है तथा धार्मिक काव्य विद्यापति और खुसरो का काव्य मुक्तक शैली में लिखा गया। समग्रतः आदिकालीन कविता भारतीय इतिहास और समाज के एक ऐसे युग में लिखी गई कविता है जब परिवर्तन और ठहराव की शक्तियों में एक निर्णायक टकराहट चल रही थी। देखेंगे आदिकाल के बारे में कुछ विशेष तथ्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभाव के मनः स्थितियों का प्रतिफलन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी का काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं।